चुनाव आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत या हवा का खेल है? नहीं, ये लोगों को समझने का एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिससे ये पता चलता है कि एक अच्छी सरकार कैसे बनती है। आज हम मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा सीट की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि जनता का भरोसा कैसे जीता और कैसे हारा जाता है। नक्शे पर देखें तो राऊ विधानसभा क्षेत्र 210 इंदौर से सटा हुआ एक इलाका है। लेकिन इसे सिर्फ एक जगह मत समझिए, ये मध्य प्रदेश की सियासी नब्ज है। यहाँ की हवा अक्सर पूरे राज्य का मिजाज बता देती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारा मानना है कि चुनाव कोई किस्मत की बात नहीं है। हर एक वोट एक कहानी कहता है और इन कहानियों को डेटा के जरिए समझना यही शासन की नींव तैयार करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राऊ की धड़कन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा चुनावी बदलाव आखिर हुआ क्यों, फिर आगे का रास्ता क्या है इस पर बात करेंगे और आखिर में भरोसा दोबारा जीतने का एक खाका तैयार करेंगे। राऊ की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक विरोधाभास की कहानी। एक तरफ इंदौर शहर की चमक धमक है जो यहाँ तक फैल रही है, और दूसरी तरफ सोयाबीन के वो खेत हैं जहाँ किसान की जिंदगी मौसम और मंडी के उतार चढ़ाव पर टिकी है। अब ये आंकड़े देखिए, 56% शहरी, 44% ग्रामीण। इसका मतलब ये है कि यहाँ के नेता को एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं को साधना पड़ता है। उसे शहर में रहने वाले परिवार की ईएमआई की चिंता भी समझनी होती है और गांव के किसान की एमएसपी की लड़ाई दी। ये कोई आसान काम नहीं है। राऊ की हालिया सियासी कहानी देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। 2013 और 2018 दोनों ही चुनाव कांग्रेस ने जीते, लेकिन 2023 में पासा पलट गया। बीजेपी ने एक बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की। इससे एक बात तो साफ है, राऊ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधे हुए नहीं है, वो सोच समझकर अपना मन बदलते हैं। तो चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमें 2023 के नतीजे के बारे में क्या कहानी सुना रहे हैं। 73%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये राव का औसत वोटर टर्नआउट है। ये बताता है कि यहाँ के लोग अपने वोट की कीमत समझते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। 2023 में जो बदलाव आया वो लोगों की बेरुखी का नहीं बल्कि एक सचेत फैसले का नतीजा था। और ये देखिए, यही है 2023 की पूरी कहानी एक ही चार्ट में। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 12% नीचे गया और बीजेपी का ठीक उतना ही 12% ऊपर आ गया। ये एक शीशे की तरह है, जितना वोट एक तरफ से घटा ठीक उतना ही दूसरी तरफ जुड़ गया। और नतीजा कोई करीबी मुकाबला नहीं, 35,500 से ज्यादा वोटों का फासला। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक बहुत साफ और मजबूत जनादेश था। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये राव के वोटर के मन को पढ़ने की तरह है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। विधानसभा में वोटर का झुकाव अलग होता है और लोकसभा में बिल्कुल अलग। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगभग 50% वोट मिले, ठीक, लेकिन बस एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यही आंकड़ा गिरकर 32% पर आ गया और बीजेपी 65% पर पहुंच गई। तो असल सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या चेहरे में नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रहे सिस्टम में है। राव पर इंदौर का बहुत गहरा असर है। इंदौर बीजेपी का एक मजबूत किला है और उसकी एक अपनी पॉलिटिकल ग्रेविटी है। जब किसी बड़े शहर में एक पार्टी की मशीनरी इतनी मजबूत होती है तो उसका असर, उसकी लहर आसपास की सीटों तक पहुंचती ही है। और जब दोनों पार्टियों के संगठनात्मक स्वास्थ्य को देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन, सत्ता का फायदा और केंद्र के नेताओं की लोकप्रियता, और दूसरी तरफ कांग्रेस, जहां 2023 की हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था और जमीन से जुड़ाव भी कुछ कमजोर पड़ रहा था। और जब हम इन राजनीतिक दांव पेंचों की बात करते हैं तो एक बुनियादी बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव की गर्मी में भी सार्वजनिक बहसों में तथ्यों और आपसी सम्मान का होना जरूरी है। ये सिर्फ कोई चुनावी रणनीति नहीं बल्कि हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो अब तक हमने बीमारी को समझा, अब इलाज की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी वापसी के लिए ये समझना जरूरी है कि हम खड़े कहाँ हैं और यहाँ से आगे कौन कौन से रास्ते निकलते हैं। ये इस पूरे विश्लेषण की सबसे दिलचस्प पहेली है। राव का वोटर राज्य और देश के लिए अलग अलग क्यों सोचता है?
ऐसा लगता है कि जब विधानसभा का बटन दबता है तो दिमाग में सड़क, नाली, स्कूल जैसे स्थानीय मुद्दे होते हैं। लेकिन जब लोकसभा का बटन दबता है तो सोच बड़ी हो जाती है। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय नेता कौन होगा? और जब आप जमीन पर उतरते हैं तो लोगों की शिकायतें साफ सुनाई देती हैं। सोयाबीन के किसान एमएसपी के वादे पूरे न होने से नाराज हैं। शहर के लोग बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। शासन में पारदर्शिता की कमी और ट्रैफिक जैम जैसी रोजमर्रा की दिक्कतें भी लोगों को चुभती हैं। तो इन सारी जानकारियों को लेकर अब एक ठोस प्लान बनाते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि बेहतर काम करके लोगों का भरोसा वापस जीतने का ब्लूप्रिंट है। भरोसा वापस पाने के लिए ये 5 कदम उठाने होंगे। पहला, मुद्दों पर आधारित अभियान चलाना, खासकर उन वादों पर जो पूरे नहीं हुए। दूसरा, हर बूथ पर लोगों की बात सुनने का कार्यक्रम बनाना। तीसरा, समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं और नौजवानों से सीधा संपर्क बनाना। चौथा, सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं, ठोस समाधान पेश करना। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश और मकसद भरना। और हाँ, जब हम लोगों को सुनने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, डेटा प्राइवेसी और सहमति। जब लोग अपनी परेशानी आपको बताते हैं तो वो अपनी निजी जानकारी आपको सौंप रहे होते हैं। इस भरोसे को बनाए रखना सबसे जरूरी है। उनकी बात का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई और बेहतर शासन के लिए होना चाहिए, वो भी उनकी पूरी इजाजत के साथ। आज की दुनिया में आपका संदेश हर जगह एक ही होना चाहिए। जो बात आप गांव की चौपाल पर कह रहे हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वही फोन पर। संदेश कैसा हो? एक जैसा, आसान और सच्चा। तो हम आ पहुंचे हैं इस विश्लेषण के आखिर में। राव की कहानी का सार यही है कि जनादेश तक पहुंचने का रास्ता डेटा से जरूर शुरू होता है, पर मंजिल हमेशा भरोसा होती है। आज के राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका दोनों एक ही चीज है, लोगों की आवाज को सुनना और उस भरोसे को फिर से बनाना। असली जीत खोखले नारों या बड़े बड़े पोस्टरों में नहीं है। जीत उस मेहनत में है जो लोगों की तकलीफों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए की जाती है। यही सच्चा शासन है और यही वो रास्ता है जिससे कोई भी नेता लोगों का भरोसा दोबारा जीत सकता है।